ईगो को दो तरह से डिफाइन करा जा सकता है। एक डेफिनेशन है कि मैं ही मैं हूं और दूसरी डेफिनेशन है कि मैं अलग हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ईगो होने का मतलब है बुरा एटीट्यूड होना और मतलबी होना, लेकिन ईगो का असल में घमंड से कोई लेना देना नहीं होता। ईगो होता है आई या मैं, यानी जो चीज एक इंसान को ये बताती है कि वो बाकी चीजों और इवन बाकी इंसानों से डिफरेंट है और उसे इस आई के प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बनाना है। यही रीजन है कि क्यों जानवरों में ईगो नहीं होती, क्योंकि ना तो उनमें यूनिकनेस की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है और ना ही वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं जिस तरह से एक इंसान प्लान कर सकता है। सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो को एक ऐसी चीज की तरह डिफाइन करा है जो हमारी एनिमलिस्टिक इम्पल्सेस और सोसाइटल नॉर्म्स दोनों को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेता है कि वो अपना काम कैसे निकलवाए। ईगो ये सोचती है कि कैसे उसकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स भी रिलीज हो जाए, यानी उसे खाना, सेक्स, पैसा या रिस्पेक्ट भी मिल जाए, लेकिन सोसाइटी में उसका ज्यादा नाम भी खराब ना हो। हमने अपने सेकंड चैनल द स्कूल ऑफ विजडम के एपिसोड द हायर सेल्फ में ईगो को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसे एक सिपाही बोला था जो एक महल यानी हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों तक जाने वाली इंफॉर्मेशन को जज करता है और ये सोचता है कि क्या उसे इस इंफॉर्मेशन को अंदर आने देना चाहिए या फिर अननेसेसरी लेबल करके रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ईगो को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है जस्ट बिकॉज वो बिल्कुल भी वाइज नहीं होती। ईगो बस उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फंक्शन कर सकती है जो आप में बचपन से थी, आपके पेरेंट्स ने आपको दी और जो आपने खुद मूवीज देखकर, बुक्स पढ़कर या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ली। और इस सारे डेटा को मिलाकर ईगो हमें ख्यालों के थ्रू बताती है कि कब हम गलत कर रहे हैं और कब कुछ सही। जैसे ही हमारे दिमाग में जाने वाली इन्फॉर्मेशन बदली, वैसे ही हमारी ईगो भी डिफरेंटली फंक्शन करने लगेगी। इसलिए अपनी ईगो पर रिलाय करना कोई भी डिसीजन या फिर एक्शन लेने के लिए ये बहुत फूलिश होगा। अगर हमारी ईगो हमारे कंट्रोल में होती तो फिर भी सही होता, लेकिन असलियत में ईगो हमें कंट्रोल करती है। यही रीजन है कि क्यों इस थॉट को एटलीस्ट कंसेप्चुअली समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ। ये बस ईगो का बुना झूठ है। ये झूठ फिजिकल लेवल पर तो हमें खुद को खतरों और धोखों से बचे रहने के लिए मोटिवेटेड रखता है, लेकिन साइकोलॉजिकली हमें हमारी ईगो ही आगे बढ़ने से रोकती है। एक इंसान में ईगो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही उसमें सेल्फ इंपॉर्टेंस होगी। वो बोलेगा कि देखो मैं कितना अलग हूँ, मेरी बातें सुनो क्योंकि वो ही सच हैं। और जो कोई इंसान खुद नादान होता है वो ऐसे ईगोइस्टिक इंसान की मूर्खता को कॉन्फिडेंस समझ बैठता है। इसके साथ ही जो इंसान दूसरों को अपनी एडवांटेज लेने देता है और खुद को हमेशा डिस्गस्ट से देखता है, उसकी ईगो भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि दोनों केसेस में ही फोकस मैं पर है। हमारा ध्यान इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान हमारे से आगे है या फिर हमारे से पीछे, क्योंकि ये ख्याल हमारे मन में रेजिस्टेंस पैदा करता है और हम अपने काम को दिल से एंजॉय करने के बजाय अपनी जिंदगी को ही एक कंपटीशन बना देते हैं। इसके बजाय हमें सबसे पहले इसी अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करना चाहिए कि सेपरेशन झूठ है। मैं से रिलेटेड ख्याल असल में हमारे ख्याल नहीं है, वो हमारे अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के हैं और मेरे या आप में और किसी महान व्यक्ति में एग्जिस्टेंशियल लेवल पर कोई अंतर नहीं है। अंतर इमेजिनरी है। यही रीजन है कि क्यों हम ईगो को एक इल्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान ये बोले कि आप तो एकदम स्टूपिड हो, आप में कोई अकल नहीं है, तो आपके दिमाग में एकदम से वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन सबसे आगे आ जाती है जहां आपने अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स से ये सुना था या फिर टीवी पर देखकर ये समझा था कि स्मार्ट होना अच्छी चीज होती है और स्टूपिड होना गलत, जिस वजह से आप ऑटोमेटिकली स्टूपिड लेबल करे जाने पर गुस्सा हो जाते हो। जिस चीज को हम ईगो बोलते हैं वो ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। कभी एक ख्याल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और कभी दूसरे की वजह से। ईगो अपने आप में घमंड को जन्म नहीं देती, लेकिन इस इल्यूजन को सच मान लेना कि इस ईगो की जितनी जरूरी चीज कोई दूसरी है ही नहीं, ये हुआ घमंड। इसलिए आपका गोल होना चाहिए अपने इस इल्यूजन के पार जाना, क्योंकि सिर्फ ये ही अकेला तरीका है ईगो से फ्री होने का। यानी ये समझ कि ईगो तो है ही नहीं और वो चीज जिससे ईगो जुड़ी हुई दिखती है यानी कि मैं, वो भी बस आपस में जुड़े हुए ख्याल हैं। जो भी इंसान इस मैं से दूर खड़े होकर कभी भी इसे क्वेश्चन नहीं करता, वो इन्हीं बातों से कंसर्न रहता है कि मुझे किसी ने क्या बोल दिया, मेरी आइडियोलॉजी को कैसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, मेरी किस्मत खराब है या फिर मुझे कोई प्यार नहीं करता। हर तरह के कंपैरिजन और दुख का मेन रीजन हमारी ईगो ही है। हमारी कंप्लेंट्स इससे आगे बढ़ती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई और मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं एक लूजर हूँ। यही सारी बातें तो हमें अंदर से खाती हैं और खा खा कर खोखला बना देती हैं। ईगो के इल्यूजन में रहकर जिंदगी जीना तो बिल्कुल ऐसा हुआ
कि आप अपनी पूरी जिंदगी ही एक कमरे में लाइट बंद करके बैठे रहो और बाहर की दुनिया कैसी है ये इमेजिन करते रहो। कोई अगर आकर आपको बोल दे कि नहीं बाहर की दुनिया तो ऐसी नहीं है, तब आप गुस्सा हो जाते हो। कॉन्शियसनेस के इसी लेवल पर तो ज्यादातर लोग जीते हैं, अपनी इमेजिनेशन के ही बंधक बनकर और सच से दूर होकर। लेकिन जो इंसान हिम्मत करके अपने अंधेरे की जिंदगी से बाहर असली दुनिया में आता है, तब वो एक्चुअल में जिंदगी जीना शुरू करता है। साइकोलॉजी में ईगो को सबसे बड़े रिप्रेशन का सिम्टम मानते हैं। ये रिप्रेशन हमारी ट्रू सेल्फ की नॉलेज होती है। इसका मतलब जब तक ये नॉलेज दबी रहती है कि हम असल में प्योर अवेयरनेस हैं, तब तक हम अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस को कहीं बाहर ही ढूंढने लगते हैं और इसी वजह से हमारी ईगो एग्जिस्ट करती है। जैसे ही हमें समझ आ जाएगा कि कॉन्शियसनेस हमारे बाहर कहीं या फिर हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हम ही कॉन्शियसनेस हैं, वैसे ही सारा रिप्रेशन गायब और ईगो का इल्यूजन भी गायब। ईगो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो इतनी क्लिंगी यानी इतनी चिपकू नहीं होती। एवोल्यूशन की वजह से ईगो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के मोड में रहती है और यही चीज हमारी सक्सेस और ग्रोथ में अड़चन भी डालती है। वो रियलिटी को एज इट इज फेस नहीं करना चाहती और हमें हमारे बिलीव्स को बदलने नहीं देना चाहती। ईगो हमें ऐसा फील कराती है कि अगर हमने अपने बिलीव्स के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई नहीं करी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में जो चीज खत्म होएगी वो है हमारी ईगो और इस प्रोसेस के साथ हमारी बहुत ग्रोथ भी होती है। एक ताश के पत्तों से बने घर को इमेजिन करो और समझो कि किस तरह से उसमें एक एक कार्ड बहुत संभाल के और एक के ऊपर एक लगाया जाता है, जिस वजह से अगर एक पत्ता गिरे तो पूरे घर के ढहने की ही नौबत आ जाती है। हमारी ईगो भी इस ताश के पत्तों से बने घर की तरह ही है, जो हमारे अलग अलग बिलीव्स और एक्सपीरियंस को साथ में एक नेटवर्क की तरह बुनने से बनी है। अगर आपके किसी एक बिलीफ को थ्रेट पहुंचे तो वो ईगो के लिए एक संकेत होता है लड़ने और खुद की जान बचाने का। लेकिन अगर इस तरह से आपके पुराने बिलीफ्स कभी अपनी पावर खोकर गिरे ही ना, तो आपकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ग्रो कैसे करेगी। जितनी बार आप अपने पुराने बिलीफ्स के ऊपर से ढील छोड़कर उन्हें मरने दोगे, उतनी बार ही आपकी ईगो धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लग जाती है और पहले की तरह मौत से डरती भी नहीं है। यानी ईगो को ओवरकम करने का एक तरीका तो स्पिरिचुअल हुआ, जहां आप डायरेक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लेते हो कि ईगो एक इल्यूजन है और वहीं पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। या फिर आप अपने बिलीव्स को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते हो दूसरों से डिबेट्स करके। कभी आपका ब्रेकअप हो गया तो तब आपकी ईगो को चोट पहुंची, कभी आपने ऑनलाइन ऐसा कुछ रीड कर लिया जिससे आप ट्रिगर हो गए, या कभी आपने न्यूज में से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ले ली जो आपके करंट व्यूज के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर भी आपकी ईगो चोट खाकर कई बार मरने और दोबारा जिंदा होने के प्रोसेस से गुजरने के बाद खुद रास्ते से हट जाएगी। लेकिन आप चाहे जो भी रास्ता चूज करो, जो चीज जरूरी है वो है बस किसी भी तरह से अपनी इस ईगो को नम करना, ताकि आप अपनी जिंदगी को फालतू कामों में वेस्ट करने के बजाय अपनी बीइंग के सेंटर में आओ, जहां आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट बचे ही ना। आपके लिए जिंदगी जीना इतना आसान बन जाए जैसे पानी के लिए बहना होता है।